हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस कि डायमेंशनल एनालिसिस से हमें फायदा क्या होगा और इसका एप्लीकेशन क्या है। तो जैसे कि हम जान चुके हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है। तो जैसे ये वर्क डन आप देख सकते हैं, वर्क डन बाय डेफिनेशन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला ये है और डिस्प्लेसमेंट का ये है। तो वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया m1 L2 T-2, राइट। अब वर्क डन का यूनिट डिसाइड करना है कि वर्क डन का यूनिट है क्या, करेक्ट। तो जैसे अगर मैं MKS सिस्टम यूज कर रहा हूं, सपोज अगर मुझे MKS सिस्टम में चाहिए कि यूनिट क्या होगा वर्क डन का, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला है इसको उठाऊंगा, जो कि क्या है, m1 है, L2 है, T-2 है, राइट। ये डायमेंशनल फॉर्मूला है। अब मास, MKS में मास केजी में मेजर किया जाता है, तो ये हो गया केजी। लेंथ मीटर में मेजर किया जाता है, तो ये मीटर, और ये 2 है तो ये 2, और टाइम मेजर किया जाता है सेकंड में, तो सेकंड, और ये -2 है तो ये -2। तो ये हो गया यूनिट किसका, वर्क डन का, इन MKS सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इन MKS सिस्टम ऑफ यूनिट। अगर आपको CGS में चाहिए तो आप CGS में निकाल सकते हो। CGS में आप मास को मेजर करते हो ग्राम में, लेंथ को मेजर करते हो सेंटीमीटर में, और टाइम को मेजर करते हो सेकंड में। तो इस तरह से आप यूनिट को फाइंड आउट कर सकते हो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स को फाइंड आउट कर सकते हो। और आपको पता है कि इसी को आप अर्ग बोलते हो, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग जूल बोलते हैं, राइट। इसी को हम लोग बोलते हैं जूल, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अर्ग। तो पहला हमारा जो एप्लीकेशन था वो क्या कहता था कि टू फाइंड द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट किसी भी सिस्टम में कैलकुलेट कर सकते हो। सबसे पहले आप उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दो, उसके बाद उसके यूनिट्स लिख दो, तो वो आपका यूनिट मिल जाएगा आपको, राइट। अब नेक्स्ट इसका जो एप्लीकेशन है वो कहता है कि आप इस डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से कन्वर्शन कर सकते हो फिजिकल क्वांटिटी का फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। तो डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से हम लोग एक क्वांटिटी का कन्वर्शन करेंगे फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। जैसे इसका एग्जांपल अगर मैं आपको दे दूं, तो जैसे आपको पता है कि 10 मीटर एक लेंथ का यूनिट है SI में, है ना। इज इक्वल टू क्या होता है, 10 मीटर को आप कैसे लिख सकते हो, 1000 सेंटीमीटर लिख सकते हो। 10 मीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब सेंटीमीटर तो CGS में यूज होता है, सेंटीमीटर तो CGS में यूज होता है लेंथ के लिए, और मीटर जो है वो SI में यूज होता है। तो ये कन्वर्शन कर सकते हो आप इस डायमेंशन एनालिसिस की मदद से। चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं तो क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे कि हम लोग जानते हैं ये फॉर्मूला कि फिजिकल क्वांटिटी जब भी आप मेजरमेंट करोगे तो आपको एक मैग्नीट्यूड मिलेगा, और उस मैग्नीट्यूड के साथ आपको एक प्रॉपर यूनिट यूज करना पड़ेगा, तभी आपका वो जो मेजरमेंट है वो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन कन्वे कर पाएगा। तो ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि सपोज कि x एक फिजिकल क्वांटिटी है। सपोज लेट x बी एनी फिजिकल क्वांटिटी। तो जब आप कोई फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करोगे तो उसका अलग अलग यूनिट में अलग अलग वैल्यू हो सकती है, राइट। जैसे यही जो एग्जांपल है, मैं यही एग्जांपल लेता हूं, सपोज कि यहां पे सपोज एक बुक थी, राइट। सपोज एक बुक थी, ये सपोज बुक है। इस बुक का मेजरमेंट आपने किया, और मेजरमेंट करने के बाद आपने कहा कि सपोज इसका लेंथ 10 मीटर है, सपोज। तो ये जो 10 मीटर था ये एक बंदे ने बताया, और एक दूसरे बंदे ने मेजर किया, वो कहता है कि इस बुक का लेंथ जो है वो 1000 सेंटीमीटर है। फिर आप कहते हो कि ये दोनों तो सेम चीजें हैं, 10 मीटर और 1000 सेंटीमीटर तो बराबर है। तो जब आपने 10 मीटर को 1000 सेंटीमीटर के बराबर लिख दिया,
ऐसे। तो इससे पता क्या चलता है कि हम जानते हैं कि अगर आप एक बड़ा यूनिट यूज करोगे, जैसे कि यहां पे जो यूनिट है, मीटर एक बड़ा यूनिट है लेंथ का, तो देखो यूनिट आपने बड़ा यूज किया तो ये जो वैल्यू है ये छोटी हो गई, और यूनिट अगर आपने छोटा यूज किया, देखो यहां पे सेंटीमीटर एक छोटा यूनिट है लेंथ का, तो ये जो वैल्यू है ये क्या हो गई, बढ़ गई, राइट। तो अगर आप यूनिट बड़ा यूज करोगे तो वैल्यू घट जाएगी, यूनिट छोटा यूज करोगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी, करेक्ट। तो इससे हम लोग लिख सकते हैं यहां पे कि सपोज ये NU है ना, ये तो सपोज अगर आप एक U1 यूनिट यूज करते हो तो आपको मिलेगा N1, अगर आप U2 यूनिट यूज करते हो तो मिलेगा N2, ऐसा आप लिख सकते हो। लेकिन ये दोनों का जो प्रोडक्ट है वो सेम ही, वो सेम वैल्यू कन्वे करेगा, करेक्ट। सो N1 U1 इट मस्ट बी इक्वल टू N2 U2, क्योंकि वो कांस्टेंट है, 10 मीटर ही 1000 सेंटीमीटर होता है, करेक्ट। अब यहां पे हम लोग नीचे जब आएंगे तो ये यहां पे मैंने लिखा हुआ है, तो चलो एग्जाम्पल डायरेक्टली हम लोग लेते हैं। एग्जाम्पल क्या लेते हैं कि आपके सामने है कि एक न्यूटन जो कि एक SI यूनिट है फोर्स का, और डाइन है CGS यूनिट फोर्स का। तो एक न्यूटन बराबर कितना डाइन, हमें कन्वर्जन करना है कि एक न्यूटन का मतलब कितना डाइन होता है। अब ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ये फॉर्मूला हमारी मदद करेगा कि कोई भी मेजरमेंट करोगे तो आपको NU N मैग्नीट्यूड होता है, U यूनिट होता है, ये ऐसे आपको मिलता है। सिमिलरली आप लिख सकते हो फिर कि NA/UA इज इक्वल टू NB/UB, जो इससे मैंने अभी ऊपर लिखा था, यहाँ पे ये लिखा था ना मैंने कि N1/U1 इज इक्वल टू N2/U2, यहां पे सिमिलरली नीचे मैंने लिखा हुआ है, राइट, यहां पे। अब यहां पे मैंने किया क्या कि मुझे पता करना है कि एक न्यूटन बराबर कितने डाइन, तो मैंने NA जो मैग्नीट्यूड है वो 1 ले लिया, UA मतलब यूनिट क्या है, न्यूटन है, NB मुझे मैग्नीट्यूड नहीं पता तो मैंने NB लिख दिया एज इट इज, और UB मतलब डाइन जो कि CGS वाला ये वाला यूनिट है। अब फिर मैंने क्या किया कि न्यूटन को लिखा इस फॉर्म में, है ना, फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो तो है M1L1T-2। अब न्यूटन भी फोर्स का ही यूनिट है, डाइन भी फोर्स का ही यूनिट है, लेकिन ये SI में है, राइट, और ये जो है वो CGS में है, करेक्ट, दोनों फोर्स के ही यूनिट है। तो ये फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया M1L1T-2, राइट, करेक्ट है ना। अब 1 को नहीं लिखा तभी भी चलेगा। अब मास SI में मास का यूनिट क्या है, kg, लेंथ का यूनिट क्या है SI में, मीटर, टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड, मास का CGS में यूनिट क्या है, ग्राम, लेंथ का यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड। तो ये सेकंड तो आप इसे डायरेक्टली भी काट सकते हो, राइट। फिर NB इज इक्वल टू क्या बचा, kg मीटर अपॉन ग्राम सेंटीमीटर। अब आप kg को लिख सकते हो, 1 kg इज इक्वल टू कितना, 1000 ग्राम होता है, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो ग्राम सेंटीमीटर कट जाएगा और बचेगा NV की वैल्यू कितनी आ गई फिर आपकी 10⁵ न्यूटन। अब हम कह सकते हैं कि ऊपर हमने जो इक्वेशन लिखा था कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू NB डाइन, तो नीचे हम लोग लिख सकते हैं कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू NB डाइन, और NB की वैल्यू हमने निकाल ली 10⁵, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू होगा कितना, 10⁵ डाइन, जो कि हमने कैलकुलेट किया, राइट, है ना। यहां पे याद रखना ये जो किया है हमने, इसमें सबसे मेन चीज यही है, ये इक्वेशन सबसे मेन चीज, इसे यूज करिए, यहां पे डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दीजिए, फिर उसमें यूनिट्स डाल दीजिए, बस वो बाकी सारा काम हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल लें कि 1 जूल बराबर कितना अर्ग होता,
तो उसके लिए भी सेम प्रोसीजर कि पहले ये फॉर्मूला लिख दो कि Q इज इक्वल टू एन यू होता है, तो एन ए यू ए इज इक्वल टू एन बी यू बी हो गया, राइट। अब ए वाला जो है सब्सक्रिप्ट वो हम लोग एसआई के लिए यूज कर रहे हैं, करेक्ट, और ये बी वाला जो है ये हम लोग यूज कर रहे हैं सीजीएस के लिए, करेक्ट। तो एन ए की जगह 1 लिख दिया, यूए की जगह जूल लिख दिया, एन बी नहीं पता कैलकुलेट करना है, और यूबी की जगह अर्ग लिख दिया। अब आपको पता है कि जूल भी एनर्जी का ही यूनिट है और अर्ग भी एनर्जी का ही यूनिट है। जूल लेकिन एसआई में होता है और अर्ग यूज होता है सीजीएस में। तो और एनर्जी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो है m1L2T-2, करेक्ट। अब ये इक्वेशन में हमने डाल दिया सिंपली m1L2T-2 m1L2T-2, राइट। अब ये जो ए और ये जो बी यूज किया गया ना, रिमेंबर ये ए मैंने यूज किया है एसआई के लिए और बी यूज किया है सीजीएस के लिए। तो एसआई में मास का यूनिट होता है केजी, लेंथ का होता है मीटर, टाइम का होता है सेकेंड्स। यहां पे मास का ग्राम, लेंथ का सेंटीमीटर, टाइम का सेकेंड्स, ये कैंसल आउट हो गया। और आप जब इसे कैलकुलेट करते हो, राइट, इन दिस वे you get value of NB which is 10 to the power of 7 कि NB की वैल्यू आई 10 to the power of 7। इसका मतलब है कि 1 जूल इज इक्वल टू 10 to the power of 7 अर्ग होता है। तो हमने ऊपर के 2 एग्जाम्पल से ये पता कर लिया कि अगर आपको एक सिस्टम ऑफ यूनिट में उसकी वैल्यू पता है तो उसका कन्वर्जन करके आप दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में उसकी वैल्यू क्या होगी वो आप पता कर सकते हो। सो यू कैन डू द कन्वर्जन्स, राइट। ओके, तो ये दूसरा एप्लीकेशन था। अब तीसरा एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे जो कि है आप डायमेंशनल फॉर्मूला का यूज कर सकते हो एज अ रिसर्च टूल टू डिराइव न्यू रिलेशंस। देखते हैं कि ये क्या है। अगर आपको पता है कि कोई चीजें, कोई फिजिकल क्वांटिटीज डिपेंडेंट हैं, कोई 2 फिजिकल क्वांटिटीज डिपेंडेंट हैं और उनकी डिपेंडेंसी अगर प्रोडक्ट टाइप है तो उस रिलेशन को आप डिराइव कर सकते हो डायमेंशनल फॉर्मूला की मदद से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहां पे एक सिंपल पेंडुलम है, आप जानते हो कि ये सिंपल पेंडुलम अपने मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करेगा, राइट। एक बार यहां जाएगा, फिर एक बार यहां आएगा और ये चलता रहेगा ऐसे, राइट। ऐसा मान लेते हैं कि m जो है इस बॉब का मास है, l जो है ये लेंथ है पेंडुलम की, और g जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब हमको ये पता है सपोज कि टाइम पीरियड जो है इस पेंडुलम का, टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है? टाइम पीरियड का मतलब होता है एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जितना समय लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां से मान लीजिए आपने शुरू किया, यहां से आपने छोड़ा है पेंडुलम को, तो पेंडुलम कैसे जाएगा? पेंडुलम ऐसे जाएगा और फिर यहां से रिटर्न होके यहां दोबारा आएगा। तो यहां से यहां आने के लिए जो टाइम लगेगा वही आपका टाइम पीरियड कहलाता है, करेक्ट है ना? तो टाइम पीरियड मास पे डिपेंडेंट है, लेंथ पे डिपेंडेंट है और जी पे डिपेंडेंट है। हमको इक्वेशन नहीं पता, बट वी नो दैट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ रिलेशन बिटवीन द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम एंड बिटवीन द मास, बिटवीन द लेंथ एंड बिटवीन द जी। अब हमें वो इक्वेशन बनाना है, स्टैब्लिश करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, मैं ऐसे लिख दूंगा कि जो टाइम पीरियड है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास रेज टू एक्स, एक्स इज अननोन, एल रेज टू वाई, लेंथ रेज टू वाई एंड जी रेज टू जी, जेड। ये एक्स वाई जेड ये पावर्स मैंने ले लिए, मुझे नहीं पता इनकी वैल्यू क्या होगी, इन्हें हम फाइंड आउट करेंगे। अब फिर मैंने क्या किया कि जब भी हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं, इक्वल टू लगाते हैं, तो उसके साथ एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ऐड करते हैं, तो के हो गया हमारा एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, करेक्ट इस इक्वेशन में।
अब k एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट और रिमेंबर k का डायमेंशन क्या है? k का डायमेंशन कुछ नहीं है, k इज अ डायमेंशन लेस। तो इसका डायमेंशन क्या होगा k का? m0 l0 t0। अगर ये इक्वेशन का पूरा डायमेंशन फॉर्मूला हम लोग लिखें तो t k m रेस टू x l रेस टू y g। m का मतलब है मास, जो कि यहां पे लिखा आपने। l का मतलब है लेंथ, जो कि लिखा है यहां पे आपने। g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का ये हो गया इक्वेशन, डायमेंशनल फॉर्मूला L1t - 2। और ये पावर करस्पॉन्डिंगली लिख दिया आपने x, y और z। और ये टाइम पीरियड में, टाइम पीरियड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? m0 l0 एंड t1। तो k का तो ये सब कुछ 0 0 था, तो वो मैंने लिखा ही नहीं। तो ये m रेस टू x यहां पे लिखा है, राइट? ये m रेस टू x एज इट इज, l रेस टू y एज इट इज, और ये पावर इन्हें दे दिए दोनों को। उसके बाद ये जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये मिल जाएगा आपको m रेस टू x l रेस टू y प्लस z और t रेस टू -2z। अब x को कंपेयर करो 0 से, y प्लस z को कंपेयर करो 0 से, और इस -2z को कंपेयर करो 1 से, राइट ना? तो x को कंपेयर किया 0 से, तो x इज इक्वल टू 0 मिल गया। y प्लस z इज इक्वल टू 0 है, तो y की वैल्यू -z हो गई। और -2z इज इक्वल टू 1 है, तो z इज इक्वल टू -1/2 हो गया। और ये इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो आपको x की वैल्यू पता चल गई, y की वैल्यू पता चल गई, z की वैल्यू पता चल गई, राइट? अब ये जो इक्वेशन आपने ऊपर यहां लिखा था कि t इज इक्वल टू k m रेस टू x l रेस टू y g रेस टू z, इसमें आप x की, y की और z की वैल्यू डाल दो। तो जब वो वैल्यू हम लोग डाल देंगे, x की वैल्यू 0 है, l की वैल्यू जो y का पावर y कितना था, y इज 1/2 और z है -1/2। तो ये इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इस फॉर्म में। एंड फाइनली दिस इक्वेशन विल बी लुकिंग लाइक दिस, और यही है आपका रिक्वायर्ड फिजिकल इक्वेशन। तो पहले तो आप सिर्फ जानते थे कि टाइम पीरियड डिपेंडेंट है मास पे, लेंथ पे, जी पे, लेकिन आपको इक्वेशन नहीं पता था। आपने सिर्फ ऐसा अजम्पशन लिया कि ओके, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास रेस टू x, l रेस टू y, g रेस टू z, और आपने इनके डायमेंशनल फॉर्मूलाज लिख दिए, और फाइनली फिर आपको ये इक्वेशन मिला। अब इस इक्वेशन में जो ये k है, जो हमने यहां पे इंट्रोड्यूस किया था, विच इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इट इज स्टिल देयर। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट की जाती है बाय डूइंग एक्सपेरिमेंट्स। k की वैल्यू को आप डायमेंशनल फॉर्मूला से पता नहीं कर सकते, इसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने होंगे। और जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया तो पता चला कि k की वैल्यू आती है 2π के बराबर, और जब इसको यहां पे डाल दिया जाएगा तो ये बन जाता है, दिस इज अ फाइनल फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो ये क्या है? टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो हमें जस्ट एक रिलेशन पता था कि टाइम पीरियड मास पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। बट वो कैसे डिपेंड कर रहा है, एग्जैक्टली रिलेशन क्या है, इक्वेशन क्या है, वो इक्वेशन हमें पता नहीं था। उस इक्वेशन को हमने फाइंड आउट किया डायमेंशनल एनालिसिस की